गुड आफ्टरनून नून टू ऑल। आज हम करंट अफेयर्स की क्लास इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक से शुरू करेंगे और फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कुछ अ, अन्य तरह की योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और जिससे प्रश्न बनने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं यस चक्रवात से। यह यस जो चक्रवात है यह मई महीने यानी 26 मई 2021 को भारत में, ठीक है, उस आया था। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। यह 26 मई 2021 को यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है जिसका नाम है यस, यह उड़ीसा के तट से टकराया था। उड़ीसा के तट से टकराया था यानी यह बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवात आया था। ये याद रखना है। कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था या अरब सागर में आया था। तो आपको ये याद रखना है कि जब यह उड़ीसा के तट से टकराया था तो यह बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है। यह 26 मई 2021 को उड़ीसा के तट से टकराया था जिसने पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि राज्यों को प्रभावित किया था, ठीक है। और यह बंगाल, जैसा कि मैंने बताया, जरूर याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में यह उत्पन्न हुआ था और यह अति गंभीर श्रेणी का यह चक्रवात था, ठीक है। यह अति गंभीर श्रेणी का होने के कारण या इसकी स्पीड 185 किलोमीटर प्रति आवर होने के कारण 185 किलोमीटर प्रति आवर होने के कारण इसको अति गंभीर श्रेणी में रखा गया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता और इसी इम्पैक्ट के कारण, इसके प्रभाव के कारण इसको अति गंभीर श्रेणी में रखा गया था, ठीक है। इस चक्रवात का यानी यस जो नाम रखा गया है, नामकरण जो हुआ है वो ओमान के द्वारा किया गया है। नामकरण जो है किस देश के द्वारा किया गया है? ओमान के द्वारा किया गया है, ये याद रखना है। ओमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। यस का मतलब क्या होता है? निराशा। ओमानी भाषा में जो ओमान में बोली जाती है इसका मतलब होता है, यस का मतलब होता है निराशा। तो ये आपको याद रखना है। इस पे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो क्या क्या पूछा जा सकता है? पहला, ये उष्णकटिबंधीय कटिबंध है, चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ये पूछा जा सकता है। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में यह आया था और सबसे पहले कहाँ हिट किया था? उड़ीसा में हिट किया था। उसके बाद उड़ीसा का अगल बगल के जो राज्य हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या अंदर तक देखें तो झारखंड, बिहार तक इसने अपना प्रभाव दिखाया था। इस चक्रवात को अति गंभीर श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी गति जो थी वो 185 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से थी और इसीलिए इसे अति गंभीर श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। क्योंकि जितनी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही ये तट के समीप आकर उतना ही ज़्यादा प्रभाव से टकराएगा, उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ टकराएगा, इसीलिए इसको अति गंभीर श्रेणी में रखा गया था। तो और इसका जो नामकरण हुआ है वो ओमान के द्वारा हुआ है, जिसका अर्थ होता है निराशा। तो आपको ये टॉपिक पे इतने ही प्रश्न बन सकते हैं और इसका डेट भी आपको याद रखना है। अगर आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं एग्जाम्स में चक्रवात से जुड़े हुए प्रश्न आते ही आते हैं। कई बार या तो मैच करने के लिए कई सारे चक्रवात और एरिया दे दिया जाता है जहाँ इसका प्रभाव रहा है, वहाँ मैच करने के लिए आ जाते हैं, या कई बार ऐसे होता है कि 2-3 लाइन एक ही चक्रवात के बारे में पूछ लेता है कौन से सही है कौन से गलत है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं और पीसीएस में अक्सर इससे प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। इसी के साथ एक और चक्रवात है जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि यही दोनों क्लियर हो जाए। दूसरा चक्रवात है, उसका नाम है ताउते। ताउते चक्रवात।
यह ताउते जो चक्रवात है, यह ताउते जो चक्रवात है, यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में नहीं आया था। यह चक्रवात कहाँ आया था? यह चक्रवात आया था अरब सागर में। ठीक है, यह चक्रवात, ये भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और यह कहाँ आया था? अरब सागर में आया था। यानी यह गुजरात के तट से, गुजरात के तट से टकराया था। तो जैसे वहाँ उड़ीसा के तट से यह चक्रवात टकराया था, वैसे ही ये ताउते चक्रवात जो है वह गुजरात के तट से टकराया था और यह अरब सागर में आया था। ठीक है, तो और यह कब आया था? जो यह 17 मई 2021 को आया था। यानी आपको दोनों डेट याद रखना है, एक 26 मई को यस जो बंगाल की खाड़ी में आया था और एक 17 मई को ताउते जो कि एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और यह गुजरात के तट पे आया था और यानी कि अरब सागर के माध्यम से यह आया था। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। इसका जो इम्पैक्ट था वो गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों पर भी, जो तटीय राज्य हैं, यहाँ गुजरात के तट पे आया था और इन पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया था। जितने भी तटीय राज्य हैं वो सब क्षेत्र को इसने प्रभावित किया था। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना। अब एक चीज़ और ध्यान रख लेते हैं कि ताउते जो चक्रवात है, इस चक्रवात का नामकरण, जैसे उसमें यस चक्रवात का नामकरण ओमान ने किया था, ओमान देश ने किया था, वही इस चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने किया है। म्यांमार ने नामकरण किया है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि कौन से चक्रवात का नामकरण किसने किया। हो सकता है एक दो बार अलग अलग एग्जाम्स में आप देखें तो पूछा भी गया है इससे जुड़ा हुआ, तो आपको ये इसको याद रखना है कि ये चक्रवात कहाँ, किस जो यस था वो यहाँ आया था और ये जो था है वो यहाँ आया है। ये बंगाल की खाड़ी में, ये अरब सागर में आया है। ठीक है, और यह गुजरात के तट से टकराया था, यह उड़ीसा के तट से टकराया। ये चीज़ें अलग अलग हैं, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है चक्रवात में, तो आपको इसीलिए मैंने दोनों चक्रवात साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आप दोनों में अंतर कर सकें। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि साथ पढ़ने पे आप अंतर जब कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने किया था। ताउते का मतलब जो होता है वो होता है गेको। गेको एक सरीसृप होता है, रेप्टाइल। ठीक है, रेंग के चलने वाला, इसी सरीसृप के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, और यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में यह ग्रेको पाया जाता है। ठीक है, और यह क्या है? एक सरीसृप है, रेप्टाइल है, इसीलिए इसका नाम म्यांमार ने ताउते रखा था। ठीक है, यह चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। इंडिया में मैक्सिमम चक्रवात जो है वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं। कभी कभी ही ऐसा होता है कि अरब सागर में चक्रवात आता है, इसीलिए इसको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और रही इसके स्पीड की बात, तो यह 160 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड थी। 160 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड थी, तो हमें इसको याद रखना है। ठीक है, और इस चक्रवात के कारण गुजरात के तट पे ONGC का अपना एक यूनिट था, एक प्लांट था, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसमें काम करने वाले लगभग 51 लोगों की इस चक्रवात के कारण मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो इस पर तो खैर सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सवाल इससे पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। इस पर सवाल जरूर, ये दोनों चक्रवात में से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हो सकता है दोनों को कन्फ्यूज करके कुछ सवाल बना दे, तो आप दोनों चक्रवात को अच्छे से, एक जैसे मैंने बताया है कि कैसे किस किस पॉइंट पर सवाल बन सकते हैं, उस पॉइंट को ध्यान रखते हुए आपको इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं, अगला टॉपिक है
अगला टॉपिक है कि भारत में अफ्रीकी चीता को लाया जाएगा। अफ्रीकी चीता को लाया जाएगा। हम जानते हैं कि इंडिया में जो चीता है वो विलुप्त हो चुका है, तो इसीलिए अफ्रीकी चीते को यहाँ पे लाने की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके सूचना के अनुसार यह कि वर्ष 1952 में ही भारत में चीता जो है वो विलुप्त हो गया था। चीता को विलुप्त जाति घोषित कर दी गई थी। 1952 में ही चीता को भारत में विलुप्त जाति घोषित कर दी गई थी। ठीक है, और इसी को अफ्रीका से अफ्रीकी चीते को लाके इंडिया के एमपी में इसको पुनर्वासित किया जाएगा, यानी जो विलुप्त हो चुका है उसको इंडिया में लाके पुनर्वासित करने की योजना है। इसीलिए यह खबरों में है, चर्चा में है। ठीक है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीकी चीते को भारत में अनुकूल आवास में प्रयोग के तौर पर लाने के संदर्भ में निर्देश दिया था। यानी यह जो निर्देश है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है और उसी को सरकार के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत में जो चीता था, अंतिम चीता था, वो 1947 में ही यह चीता जो है वो छत्तीसगढ़ में मर गया था, जिसको अंतिम चीता के रूप में चिन्हित किया गया था। वो 1947 में ही मर गया था, लेकिन 5 साल के बाद 1952 में इसको विलुप्त घोषित किया गया। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है कि इस पर भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चीता जो है इस पूरे धरती पे दौड़ने वाला, अब तक ज्ञात दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ठीक है, लेकिन यह इंडिया में विलुप्त है, इसीलिए इसको अफ्रीका से लाया जा रहा है। अब ये लाया कहाँ जा रहा है, ये महत्वपूर्ण, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नवंबर 2021 में, कब, नवंबर 2021 में 10 चीता को इंडिया लाने की योजना है, जिसमें 5 फीमेल होंगी। 5 फीमेल होंगी ताकि इनके वंश को और बढ़ाया जाए, इनकी संख्या को और बढ़ाया जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेल फीमेल की संख्या को निर्धारित किया गया है ताकि फ्यूचर में इनका ये प्रजनन कर सके और अपनी संख्या को इंडिया में बढ़ा सकें। इसी के उद्देश्य से यह ध्यान रखते हुए सरकार ने यह भी प्रयास किया है कि इसको अनुकूल वातावरण या पर्यावरण मुहैया कराया जाए, अनुकूल आवास मुहैया कराया जाए, ताकि यह अपने अनुकूल आवास में रह सके और स्वस्थ रूप से उन्नति कर सके, प्रजनन कर सके, अपनी संख्या को बढ़ा सके। ठीक है, तो नवंबर 2021 में अफ्रीकी चीते को मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय अभयारण्य में लाया जाएगा। एमपी के एक राष्ट्रीय अभयारण्य में लाया जाएगा, जिसका नाम है क्या, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क, क्या नाम है, कूनो नेशनल पार्क इसका नाम है। सॉरी, मेरे सर के पीछे ये हो जा रहा है, तो कूनो नेशनल पार्क इसका नाम है। आप इसको देख सकते हैं और इसी पार्क में इन चीतों को अनुकूल आवास दिया जाएगा। यह कूनो नेशनल पार्क जो है वो एमपी में है। एमपी में कहाँ, मुरैना और श्योपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है, मुरैना और श्योपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है, उसी में यह कूनो नेशनल पार्क है। इसी में चीते को के अनुकूल आवास बना के उसको रखा जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए चर्चा में है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कुछ आजकल चूँकि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, इसीलिए आप इन सब टॉपिक को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी सरकार के और जो आयोग है
जो भी आयोग है, जहाँ का भी पीसीएस है आयोग है या यूपीएससी है, वहाँ इस पे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से जुड़ा हुआ। तो आपको इस एनवायरनमेंट इकोलॉजी को भी बेहतर ढंग से तैयार करके जाना है। इससे जुड़े हुए जो भी मुख्य बातें हैं वो हम क्लास में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि जलवायु पे विश्व के 40 नेताओं का एक सम्मेलन हुआ है, जलवायु शिखर सम्मेलन 2021। शिखर सम्मेलन 2021। यह सम्मेलन जो हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। 22-23 अप्रैल को, ठीक है, 22-23 अप्रैल को यानी 2021 में 22-23 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से, आजकल सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, क्यों? कोरोना के कारण कहीं भी आना जाना आवागमन को सीमित किया गया है, बहुत ज़रूरी नहीं है तो नहीं जाया जा रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वर्चुअल माध्यम से, ठीक है, इस संयुक्त राज्य अमेरिका के मेज़बानी में, यूएसए के मेज़बानी में, यूएसए के मेज़बानी में ये पूछा जा सकता है कि किसकी मेज़बानी में 2021 का जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ है। तो आपको याद रखना है ये यूएसए का के मेज़बानी में 40 देश के नेताओं की उपस्थिति में, ये नेताओं की उपस्थिति में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक है, जिसका नाम है जलवायु शिखर सम्मेलन, ठीक है। सम्मेलन में शामिल होने वाले देशों ने वैश्विक तापमान को यानी ग्लोबल वार्मिंग को, ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए उत्सर्जन कटौती यानी कार्बन उत्सर्जन कटौती के नए लक्ष्यों की घोषणा की कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व का तापमान बढ़ रहा है, उसको 1990 के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम सीमित करके रखना है, ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं ले जाना है। इसके लिए क्या उन देशों का प्रयास है कि हम अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन से जुड़े हुए लक्ष्यों को पूरा करना है, कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए। और यह ज़रूरी है कि जितने भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री हैं, जहाँ इंडस्ट्री का बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ विद्युत का, खासतौर से कोयले से जो विद्युत का उत्पादन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बड़े स्तर पर बढ़ती है, उसको भी नियंत्रित करना है। इन सब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यानी कार्बन उत्सर्जन की कटौती करके इस लक्ष्य को पूरा करने का निर्णय या घोषणा इस जलवायु के शिखर सम्मेलन में लिया गया, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी? जो बिडेन। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे ट्रंप, उन्होंने इससे किनारा कर लिया था, वो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे थे, इससे अलग होने की भी बात करने लगे थे। लेकिन जो बिडेन ने पूरे देश के, पूरी दुनिया के ऊपर जो मंडरा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, उसको समझा कि ये सामूहिक साझेदारी से ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। जो विश्व के जब बड़े जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री है, अगर साथ आके इस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करें तभी इसको रोका जा सकता है, वरना नहीं रोका जा सकता। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं? अभी कनाडा में हमने क्या देखा, 49 डिग्री 50 डिग्री तक का टेम्परेचर देखा, जबकि कनाडा बहुत ही ठंडा प्रदेश है और वहाँ इस तरह की चरम गर्मी देखी गई है। यानी यह ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है कि जहाँ ठंडे के मौसम में टेम्परेचर -30 -35 तक जाता है, वहाँ गर्मी के मौसम में टेम्परेचर इतना जा रहा है 50 तक, जो कि इंडिया में भी नहीं जाता है। जबकि इंडिया जो है अगर अक्षांशों के नज़दीक है, ठीक है, मध्य अक्षांश के नज़दीक है, जबकि कनाडा ऊपर में। जैसे जैसे हम ये मुख्य अक्षांश से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ कनाडा में गर्मी इस लेवल तक है, तो इससे ये क्या पता चल रहा है कि जलवायु परिवर्तन की जो घटनाएं हैं, खासतौर से ग्लोबल वार्मिंग, ये बड़े स्तर पे देखने को मिली। इसीलिए यह जो
जलवायु परिवर्तन का शिखर सम्मेलन है, इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो चूँकि यह सम्मेलन यूएसए की अध्यक्षता में हुआ, यानी वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन ने पेरिस में एक समझौता हुआ था 2016 में कि हम इससे कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से में कटौती करके हम टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, और इसके लिए सभी देश अपने अपने तरीके से प्रयास करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे या अपने यहाँ विधि में परिवर्तन लाएंगे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसी को लेके जो बिडेन ने पेरिस समझौते के तहत 2030 तक जो बिडेन ने पेरिस समझौते के तहत 2030 तक, ठीक है, उत्सर्जन में 50 से 52% तक कमी करने की घोषणा की है। उत्सर्जन में 50 से 52% तक कमी करने की घोषणा की है। मतलब अमेरिका खुद अपने यहाँ उत्सर्जन में 50 से 52 यानी 50% से ज़्यादा की कमी करने की घोषणा की है। यानी वह पर्यावरण अनुकूल कार्यों को प्रमोट करेगा, जैसे वाहन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करेगा। अगर विद्युत उत्पादन की बात है तो कोयले के बजाय वो हाइड्रोलिक एनर्जी यानी जल ऊर्जा या वायु ऊर्जा या पवन ऊर्जा जिसको कहते हैं, ठीक है, या सोलर एनर्जी, इस सब पे निर्भरता बढ़ेगी। इस सब में रिसर्च किया जाएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश की जाएगी, न कि कोयले से ऊर्जा के उत्पादन पर बल दिया जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे अपने नीतियों में, अपने लक्ष्यों में, अपने टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाके इस कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम करने की बात जो बिडेन ने अपने देश के लिए की। और उन्होंने कहा कि हम पेरिस समझौते के तहत, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि हम पेरिस समझौते से निकल जा रहे हैं, हम पेरिस समझौते को नहीं मानते, लेकिन जो बिडेन के सत्ता में आने के बाद, जो इसी साल जनवरी 2021 में सत्ता में आए हैं, उन्होंने इस तरह की घोषणा की, जो कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे मानव जाति के लिए एक बहुत ही अच्छा पहल है। यह जलवायु शिखर सम्मेलन की ये सारी घोषणाएं जो बिडेन ने की है और बाकी देशों ने भी की। जैसे कि अमेरिका ने किया, वैसे ही जापान ने भी कहा है कि वो 2030 तक इसी पेरिस समझौते के तहत जापान भी 2030 तक इसी पेरिस समझौते के तहत कहा है कि वो लगभग 46 से 50% तक उत्सर्जन की में कटौती करेगा, यानी ये भी लगभग 50% उत्सर्जन में कटौती करेगा। वैसे ही कनाडा ने भी कहा है कि हम 40 से 45% तक उत्सर्जन में कटौती करेंगे। वैसे ही भारत ने भी, इंडिया ने भी कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक, जो पेरिस समझौता है उसी के अनुसार 30 तक लगभग 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त किया जाएगा, यानी जो हमारे यहाँ बिजली का उत्पादन होता है उसमें 60% से ज़्यादा बिजली का उत्पादन कोयले के द्वारा होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। उसके स्थान पे अब नवीकरणीय ऊर्जा यानी सोलर ऊर्जा पे अपनी निर्भरता, जल ऊर्जा पे निर्भरता, पवन ऊर्जा पे निर्भरता, भूतापीय ऊर्जा पे निर्भरता को हम बढ़ाएंगे। मतलब इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। इस क्षेत्र में मैक्सिमम यानी लगभग जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक, 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, ताकि कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उस पर निर्भरता कम हो, उसमें कटौती हो और इसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को सीमित किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर भारत ने इस तरह के लक्ष्य को इस जलवायु शिखर सम्मेलन में दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030
की भागीदारी का शुभारंभ भी किया है। यानी नरेंद्र मोदी और वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिल के भी एक पार्टनरशिप स्थापित किया है, ताकि वह जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा के जो एजेंडा है उस पर एक साथ काम कर सके, एक साथ लक्ष्यों की पूर्ति कर सके, एक दूसरे का सहयोग कर सके, टेक्नोलॉजी के मामले में, फंड के मामले में, या क्या कहें उसको, बौद्धिक ज्ञान के बारे में, या एक दूसरे से नॉलेज शेयर करके भी इस लक्ष्य को पूरा करने की बात इस भागीदारी के तहत की गई है। ठीक है। उसी तरह यूनाइटेड किंगडम ने भी, यूके ने भी अपने यहाँ 78% कटौती की बात की। यानी जितने भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री हैं, ये बड़े बड़े अपने लिए लक्ष्य निर्धारित अब कर रहा है, ताकि कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जा सके, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या से निजात पाया जा सके। अब देखिए, जितने भी बड़े बड़े देश हैं जो काफ़ी डेवलप हैं, जिनके यहाँ इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप है, जिनके यहाँ बड़े स्तर पर ऊर्जा का उत्पादन होता है और उपभोग भी होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, इन सब ने अपने लिए बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ठीक है। वैसे ही यूरोपीय संघ ने भी कहा है कि हम ग्रीन हाउस एनर्जी जो है, ग्रीन हाउस गैस जो है, ठीक है, उसमें कटौती करेंगे, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा कारण है। तो उसने कहा है, यूरोपीय यूनियन ने, कि हम अपने यहाँ लगभग 55% ग्लोबल जो हरित गृह गैस है उसका लगभग 55% की कटौती हम करेंगे। इस तरह के बहुत सारे लक्ष्य अलग अलग देशों ने निर्धारित किए, दोहराए इस जलवायु शिखर सम्मेलन में, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस पर पीसीएस में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसको तैयार करके रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो है कैच द रेन अभियान। क्या है? कैच द रेन अभियान। कैच द रेन अभियान, यह जो टॉपिक है यह भी महत्वपूर्ण है। हम जान लेते हैं कि इस अभियान का मतलब क्या है। 22 मार्च 2021 को, 22 मार्च 2021 को, ये डेट याद भी रखना है, 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जल मिशन अभियान कैच द रेन, ठीक है, राष्ट्रीय जल मिशन अभियान के जल मिशन अभियान के कौन कैच द रेन, कैच द रेन का शुभारंभ किया। इस अभियान का जो टैगलाइन है वह टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, यानी कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। मतलब जल वर्षा को वहीं पकड़िए, थामिए जहाँ जब यह गिरता है या जहाँ यह गिरता है। इसका मेन, इस अभियान का मेन जो उद्देश्य है वह उद्देश्य क्या है ये हम जान लेते हैं। यह कैच द रेन अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2021 को इसका शुभारंभ किया गया। यह राष्ट्रीय जल मिशन का ही एक अभियान है कैच द रेन। ठीक है, इस अभियान का टैगलाइन हमने बता दिया, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है कि मानसून से पहले जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल वर्षा जल को संचय करने के लिए, जमा करने के लिए जितने भी स्ट्रक्चर या संरचनाएं बनाने के लिए की ज़रूरत है वो राज्यों को उसके लिए
प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, यानी जो भी मानसून से पहले बहुत सारे राज्यों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए अलग अलग तरह की संरचनाओं का विकास करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है, ताकि बारिश के जल का बेहतर ढंग से संचय किया जा सके। ठीक है, इस यानी बारिश के जल, आज हम देख रहे हैं कि बहुत जगह बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जहाँ बाढ़ आ जा रहा है, और बहुत सारे जगह ऐसा भी है जहाँ बारिश बहुत कम हो रही है। जैसे दिल्ली ही को ले लें तो, या पश्चिमी यूपी को ले लें, या हरियाणा को ले लें, तो यहाँ बारिश बहुत कम हुई है। लेकिन अगर यूपी, पूर्वी यूपी देख लें, बिहार देख लें, या बंगाल देख लें, या कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई, कई जगह तो बाढ़ आ गया। तो हमें बारिश के पानी को, ताकि सूखे की स्थिति से निपटा जा सके, हम बारिश के पानी को अगर बेहतर ढंग से संचय करते हैं तालाबों में, या कुछ और तरीके से कि हम सीधे भौम जल के तौर पर उसको नीचे पहुंचा सके, इस तरह के कुछ व्यवस्था करते हैं, इस तरह के कुछ संरचनाएं बनाते हैं राज्य के द्वारा, तो हम जल का बेहतर से बेहतर ढंग से उसका संचय कर सकते हैं और फ्यूचर में उसको बेहतर से बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। यानी सूखा जैसे स्थिति से, विषम जलवायु जैसे परिस्थितियों से इस वर्षा के जल का संचय करके हम उससे समाधान निकाल सकते हैं। इसीलिए इस कैच द रेन अभियान का शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को किया है। अब इसका उद्देश्य आपको समझ में आ गया है। यह जो अभियान है, इसका जो शुरू किया गया है वो 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया, और यह 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। कब तक? 30 नवंबर 2021 तक ये चलेगा। ठीक है, तो हमको ये भी याद रखना है कि कितने दिनों तक या इसका कार्यान्वयन किया जाएगा, या कितने दिनों तक ये चलेगा, और इसका उद्देश्य आपको पता ही चल गया कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इस तरह के प्रश्न छोटे छोटे बन सकते हैं कि कैच द रेन जो अभियान है वो किस मिशन का पार्ट है। तो ये राष्ट्रीय जल मिशन का पार्ट है, या इसके टैगलाइन से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका टैगलाइन क्या है? तो कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। ठीक है, या इसका टाइम पीरियड पूछ सकता है कि कब शुरू किया गया, 22 मार्च से, और कब तक चलना था, 30 नवंबर 2021 तक इसको चलना था। तो इसी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है। अब अगला जो अभियान है वो क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अगला अभियान है गो इलेक्ट्रिक अभियान। गो इलेक्ट्रिक अभियान। यह गो इलेक्ट्रिक जो अभियान है, इस गो इलेक्ट्रिक अभियान को फरवरी के महीने में फरवरी 2021 में किसके द्वारा शुरू किया गया? यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा शुरू किया गया। नितिन गडकरी के द्वारा शुरू किया गया। ये कौन है? ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा यह गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत कब की गई? फरवरी 2021 में की गई। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो यह है कि ई मोबिलिटी को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है, तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन पे अपनी निर्भरता को ख़त्म करना, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ाना, उससे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन बढ़ाते हैं तो चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगा। जैसे हम अभी पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल पंप की ज़रूरत को पूरा करते हैं, पेट्रोल पंप या डीजल पंप, इस तरह के बहुत सारे हर रोड पे, हर मुख्य जगहों पे ये पेट्रोल पंप और डीजल पंप या अन्य तरह के ईंधन की आपूर्ति हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भी तो चार्जिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो कोशिश यही की गई है गो इलेक्ट्रिक अभियान के माध्यम से
कि ई मोबिलिटी को बढ़ाए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्कूटर है, गाड़ियाँ है, छोटे छोटे 4 व्हीलर हैं, उसके उस तरह के जो वाहन है उसको इलेक्ट्रिक यानी बैटरी चार्जिंग के माध्यम से उसको चलाया जाए। और बैटरी के चार्ज करने के लिए यानी वाहनों के चार्ज करने के लिए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जैसे पेट्रोल पंप बनाए गए हैं पेट्रोल भरने के लिए, वैसे ही इन वाहनों के चार्जिंग के लिए भी इस तरह के स्टेशन बनाए जाए जहां त्वरित तरीके से वाहनों की चार्जिंग हो सके और लंबे और इसकी दक्षता भी बनी रहे कि मतलब एक बार चार्ज किया तो लंबे समय तक चलती रहे। इस तरह की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत फरवरी के महीने में नितिन गडकरी ने किया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ केवल ई मोबिलिटी में केवल वाहनों में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग में भी ई कुकिंग को भी बढ़ाने में भी के लिए भी जागरूकता के लिए कि इस तरह की जागरूकता बढ़े फैले, इसीलिए गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का कार्यान्वयन जो है वो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में इसके द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा किया जाएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी मैंने जलवायु शिखर सम्मेलन के बारे में बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा डीजल पेट्रोल ये सब क्या है, एक तो वायु के प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत जिम्मेदार है, तीसरा हम अपने बजट का बहुत ज़्यादा धन जो है पेट्रोल और डीजल को मंगाने में खर्च करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बचत को भी इससे बढ़ावा मिलेगा अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करते हैं तो, ठीक है। तो फ्यूचर में यह जलवायु से जुड़े हुए ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए समाधान भी देता है तथा हमारे बजट को संतुलित करने में भी ये मदद देगा। तो इसीलिए गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की गई है भारत में और इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा किया जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। इस तरह के प्रश्न इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इस तरह के प्रश्न अब जो एग्ज़ाम के पैटर्न चेंज हो रहे हैं उसमें इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखिए क्योंकि ये छोटे छोटे जो फैक्ट हैं इस पर सवाल बनते हैं और यही आपको सिलेक्शन में मदद दिलाते हैं, क्योंकि 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन से जो सिंसियर स्टूडेंट हैं वो कई बार छटते हैं। तो इस तरह के जो अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं और इसी पे आपको फोकस करना है साथ में, ठीक है। अब है संजीवनी परियोजना। यह जो संजीवनी परियोजना है यह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका शुभारंभ किया है 24 मई 2021 को। इसने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका शुभारंभ किया। यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी, ठीक है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चिकित्सीय देखभाल को प्रोत्साहन देगी, इसीलिए इसका शुरुआत किया गया है। जहाँ पे यह उन क्षेत्रों में चिकित्सीय देखभाल करेगी जहाँ कोविड-19 की दूसरी लहर और उसके इलाज के बारे में जागरूकता का अभाव है, ठीक है। यानी यह कोविड-19 के दूसरी लहर के लिए इस परियोजना की शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट ने की थी और वह किस क्षेत्र के लिए की थी? ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां इससे जुड़ी हुई इलाज या जागरूकता को बढ़ाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके ताकि वो कम से कम कोरोना की चपेट में आए। अगर जो लोग कोरोना के चपेट में आ जाते हैं दूसरी लहर में, उनके लिए इलाज की व्यवस्था भी इस संजीवनी परियोजना के तहत शुरू की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला सवाल जो बन सकता है इस पर यह बन सकता है कि संजीवनी परियोजना जो है वो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। दूसरा,
ये भी बन सकता है कि यह शहरी क्षेत्रों के लिए बनी है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, या अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए। इस तरह के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा चीज़ हमें यह ध्यान रखना है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में हल्के या मध्यम लक्षण वाले जो लोग हैं उनको घर पर चिकित्सा देखभाल पहुंचाने हेतु एक घरेलू देखभाल का पहल भी है। मतलब जो हल्के लक्षण वाले लोग हैं वो घर पे अपना इलाज कर सकते हैं, या घर पे ही उनको मेडिसिन उपलब्ध कराना, उनका हालचाल लेना, देखभाल करना, या उनसे जानकारी प्राप्त करना, ये इस योजना का भी लक्ष्य है कि जो अति गंभीर नहीं है कोविड के प्रभाव में, जो कम लक्षण वाले हैं, जो घर पे ठीक हो सकते हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी देखभाल करना। ठीक है। यह इस पहल, यह संजीवनी परियोजना का पहल का एक पार्ट है। ठीक है। तो हमें इसको याद रखना है। दूसरा जो योजना है वह है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। यह मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो है वो उत्तराखंड के सीएम थे, अभी हट गए, तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के सीएम थे तीरथ सिंह रावत। यानी उत्तराखंड राज्य के द्वारा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। कोविड-19 के कारण जो अनाथ बच्चे हैं, यानी अपने माता पिता को कोविड-19 में खो चुके जो अनाथ बच्चे हैं, उन्हीं के लिए यह मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो अनाथ बच्चे हैं, उन अनाथ बच्चों को तो 21 वर्ष तक, कब तक? 21 वर्ष तक भरण पोषण यानी भोजन, शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है। इन अनाथ बच्चों को पहला भोजन, शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया जाएगा ताकि वो उनको रोजगार मिल सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। साथ ही साथ इस योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता प्रदान किया जाएगा। कितना? 3,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता भी प्रदान किया जाएगा इस वात्सल्य योजना के तहत। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। इस पे प्रश्न ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है। राज्य सरकार जो है अनाथ बच्चों के लिए जो उनकी पैतृक संपत्ति है, जब माता पिता चले जाते हैं तो उनके पैतृक संपत्ति का जो ध्यान रखने की बात है कि कोई दूसरा उस पर अधिकार न कर ले, इसको उससे भी सुरक्षा दी जाएगी। उनको कानूनी जो पैतृक संपत्ति है वो अनाथ बच्चों के लिए कानूनन तरीके से उसका मदद किया जाएगा ताकि उनकी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है। तो पैतृक जो संपत्ति है, इस पैतृक संपत्ति की सुरक्षा का भी ध्यान इस मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की तरफ से सरकार द्वारा रखा जाएगा अनाथ बच्चों। ठीक है। तो यह योजना काफ़ी अच्छी है। इससे आपको पता भी चल जा रहा है कि अनाथ जो हुए बच्चे हैं उनका ध्यान गवर्नमेंट कैसे रखेगी और किस प्रकार से इसको बच्चों को भोजन से लेके, शिक्षा से लेके और रोजगार तक की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनको 3,000 का गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा और उनके पैतृक जो संपत्ति है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनकी समझ नहीं है, कोई दूसरा उनके संपत्ति को न हथिया ले, उस पर अधिकार न कर ले, इसलिए सरकार कानूनन उनको सुरक्षा प्रदान करेगी उनकी संपत्ति, ताकि वो 21 साल होने के बाद वो संपत्ति उनको सुपुर्द कर सके। ठीक है। तो इस तरह से हमने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना भी देख ली। अब एक और योजना है बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना, यह बाल हृदय योजना जो है वह
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई। यह योजना बिहार सरकार के द्वारा अप्रैल 2021 में शुरू की गई है। ठीक है, यह वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 7 निश्चय, एक निश्चय योजना के तहत 7 निश्चय 2, अभी 7 निश्चय 2 योजना चल रही है, पहली योजना खत्म हो चुकी है। ठीक है, 7 निश्चय 2 योजना के तहत यह स्वास्थ्य सुविधा के लिए के तहत यह बाल हृदय योजना को शुरू किया गया है, यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड ये योजना है। इस योजना का क्या उद्देश्य है कि कई बार छोटे बच्चों के, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनके हृदय में छेद होने की समस्या या इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, छेद, छोटे जो बच्चे जन्म लेते हैं या जो छोटे बच्चे 5 साल या 6 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके जन्म के बाद उनके हृदय में छेद होने जैसी समस्याएं आती हैं। तो उन बच्चों के इस स्वास्थ्य संबंधी समस्या का निःशुल्क उपचार इस बाल हृदय योजना के तहत किया जाएगा। ठीक है, यानी जो बाल हृदय योजना है वह स्वास्थ्य संबंधी योजना है बिहार सरकार की, और नीतीश कुमार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही 7 निश्चय 2 के तहत जो स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित योजना है उसमें इस बाल हृदय योजना को अपनाया गया है, उसी के अंतर्गत इस बाल हृदय योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का जो उद्देश्य है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं, उन छोटे बच्चों में हृदय में छेद जैसी समस्याएं आती हैं, तो उस समस्या का निःशुल्क उपचार बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। यही इस बाल हृदय योजना का उद्देश्य है। ठीक है, साथ ही उपचार के समय जो दवा लगता है या जो दवा लगता है या जो यातायात संबंधी खर्च होता है, दवा या यातायात खर्च, ये दोनों को भी शामिल किया गया है। केवल इलाज का ही खर्च नहीं दिया जाएगा, बल्कि इस दौरान जो दवा पे खर्च आएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च आएगा, उसका भी वहन बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत निःशुल्क उपचार जो होगा वो अहमदाबाद में स्थित एक निजी संस्थान के द्वारा किया जाएगा, और उस संस्थान का जो भी बिल होगा वो बाल हृदय योजना के तहत नीतीश कुमार बिहार सरकार के द्वारा इसका पेमेंट किया जाएगा। तो यह योजना भी काफ़ी अच्छी है, और बिहार में इस योजना पर सवाल पूछे जा सकते हैं, यूपी में भी और झारखंड में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना है और इस पर किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे सवाल बन सकते हैं। चलिए, वो टॉपिक है कि राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल भंडारण कार्यक्रम। राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल भंडार कार्यक्रम, यह नाम से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि उन्नत रसायन सेल कार्यक्रम बेसिकली क्या है। उन्नत रसायन सेल भंडार कार्यक्रम बेसिकली है क्या? चलिए इस बारे में जान लेते हैं। ये एक अलग तरह का कार्यक्रम है जिसका जानना जरूरी है। इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इसको आज की क्लास में शामिल किया है। मई 2021 में इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उनकी अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने भारी उद्योग विभाग के द्वारा, ठीक है, यह उत्पादन संबंध योजना जो है इसको राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल भंडारण कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। मतलब क्या है
कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें इस योजना को यानी राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल भंडारण कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई। यह उन्नत रसायन सेल जो है, यह उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकी की एक नई पीढ़ी है। इसमें क्या होता है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भंडारण किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भंडारण किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पे इसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पुनः परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी यह जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल भंडार कार्यक्रम, ठीक है, यह भंडारण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके इसका भंडारण किया जाए और आवश्यकता पड़ने पे इसको पुनः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत जो भारत सरकार है उसका लक्ष्य है कि 50 गीगावाट आवर्स यानी 50 गीगावाट आवर्स जो उन्नत रसायन सेल है उसका निर्माण या पुनर्निर्माण की सुविधा की स्थापना की जाए। 50 गीगावाट आवर जो रसायन सेल है उसके भंडारण का निर्माण किया जाए, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, इस पे लगभग 18,100 करोड़ का खर्च आएगा। देखिए, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो यह है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके उसका भंडारण किया जाए और जब ज़रूरत हो तब उसको विद्युत ऊर्जा में पुनः परिवर्तित कर दिया जाए। देखिए, इसका फ़ायदा ये है कि कई बार हम जब जल से विद्युत का उत्पादन करते हैं या सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन करेंगे आने वाले समय में, या भूतापीय ऊर्जा से विद्युत का संचार उत्पादन करेंगे या पवन ऊर्जा से करेंगे, तो उसको हम रासायनिक ऊर्जा के रूप में सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसको स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे जहाँ भी जिस क्षेत्र में ज़रूरत पड़ेगा उस क्षेत्र में सप्लाई कर सकते हैं। यानी एक तरह से ऊर्जा का संरक्षण किया जाएगा, भंडारण किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पे इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जिस क्षेत्र में या जब जरूरत पड़ेगा तब प्रयोग किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हम फ्यूचर के लिए अपने ऊर्जा को बचा के रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तत्काल इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस तरह के इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण और एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है तथा साथ ही साथ हमारे ऊर्जा के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, भविष्य की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वह है कि रूस और चीन ने मिलकर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किसने मिलकर? रूस और चीन ने मिलकर आपस में समझौता किया था 2018 में, जून 2018 में रूस और चीन ने मिलकर आपस में समझौता किया था कि हम मिलके नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेंगे। ठीक है, ताकि भविष्य में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ठीक है, और यह इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मई 2021 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये दो देशों के राष्ट्रपतियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। 4 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है।
ठीक है। ये हमें इस तरह से इस पे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यह पूछे जा सकते हैं कि कौन से दो देशों ने मिलकर आपस में समझौता करके 4 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया है, ठीक है। तो वो है रूस और चीन, ठीक है। इन 4 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में एक है तियानवान नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तियानवान नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, और दूसरा है जुडापो। इसमें 2 यूनिट का निर्माण किया गया है, इसमें भी 2 यूनिट का निर्माण किया गया है, यानी 4 नाभिकीय संयंत्रों का निर्माण किया गया है जुडापो में और तियानवान में। ये याद रखना है क्योंकि इस पे प्रश्न अगर टफ बनाया तो इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। इन सभी यानी इन चारों इकाइयों में रूस का जो विकसित VVIR 1200, रूस का विकसित जो संयंत्र है या टेक्नोलॉजी है, ठीक है, रिएक्टर के मामले में वो उसका नाम है VVIR 1200 रिएक्टर। इसका प्रयोग किया गया, यानी रूस ने जो नाभिकीय संयंत्र के लिए जिस रिएक्टर को डेवलप किया था, जो विकसित जो सबसे आधुनिक तौर पे विकसित जो रिएक्टर है VVIR 1200, उस रिएक्टर का प्रयोग इन तियानवान और जुडापो के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के 2 यूनिट में इसी संयंत्र का प्रयोग किया गया, इसी रिएक्टर का प्रयोग किया गया है VVIR 1200, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। यह जो पूरा नाभिकीय संयंत्र 4 ऊर्जा नाभिकीय संयंत्र का जो प्रोजेक्ट था वो $3 बिलियन का था, यानी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इन दोनों देशों ने किया है। और इन बड़े इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य क्या है कि बड़े स्तर पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त किया जाए, और इसी के तहत उन्होंने तियानवान और जुडापो में 2 यूनिट ऊर्जा की इकाइयों का स्थापना किया गया है, नाभिकीय ऊर्जा की इकाइयों का स्थापना किया गया है। और जो इसमें रिएक्टर है वो रूस द्वारा आधुनिक विकसित जो रिएक्टर है VVIR 1200, उस रिएक्टर का प्रयोग इन 4 इकाइयों में किया गया है, इन 4 यूनिट्स में किया गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है हमने उन सारे टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम साइंस टेक्नोलॉजी से या डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज में भी हमने बहुत सारे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक या परियोजना, जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, या इस तरह के टेक्नोलॉजी को भी देखा। तो ये सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके जो की फैक्ट हैं जहाँ से सवाल बन सकते हैं हमने उसको कवर किया है, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं, वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी टॉपिक है हम उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए।